देखो लास्ट क्लास तक हमने फंक्शंस की, कॉम्पोजिट फंक्शंस की, वन वन मैनी वन, ये सारी बातें सुनी, उनके क्वेश्चंस भी करे डिस्कस। तो अब आज वाली क्लास शुरू करते हैं अब एक नए नाम के साथ। बहुत इजी नाम है और ये बिल्कुल फॉर द स्कूल सिलेबस अब ये लास्ट नाम है जो हमने करना है डिस्कस, और बहुत सिंपल है, पर जैसे बताया जाए एग्जैक्टली वैसे समझना। तो चलो शुरू करते हैं आज। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है और इसके लिए क्या क्या देखना होता है वो अब नोटिस करते हैं। ये नोटिस करो, जो करना है अभी डिस्कस, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नाम हमने अभी सुना। तो क्या होता है कि हमने अपने माइंड में एक इंप्रेशन बनाया कि जो फंक्शन है, जो जब कभी एक फंक्शन मान लो ऐसे डिफाइंड हो, f अगर फंक्शन डिफाइंड है a से b, जिसको बोला गया मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो फंक्शन है वो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि वो एक्चुअली एक मशीन होती है। फंक्शन f एक मशीन है। ये मशीन है जिसके अंदर रॉ मटेरियल x जाता है। f मान लो इस मशीन के अंदर रॉ मटेरियल गया और इस मशीन में रॉ मटेरियल गया। क्या गया? रॉ मटेरियल x। वो इस मशीन f के अंदर गया, इस मशीन ने उसमें कुछ चेंजेस करे और उसको y बना के बाहर निकाला। ये है ये मशीन। इस मशीन के अंदर x जाता है, ये मशीन उसमें कुछ चेंजेस करके जो बाहर निकालती है दैट इज y। ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अब जो x होता है उसका घर क्या होता है? वो होता है जो फंक्शन का डोमेन है। तो इस केस में x का घर क्या बना? a। जो y होता है वो होता है उस फंक्शन की रेंज, वो उसका घर क्या होता है? b। तो अब सोचो कि अब कोई एक नई मशीन बनाए। ये था फंक्शन जो हम पहले से जानते हैं। अब ये सोचो कि किसी ने अगर एक नई मशीन बनाई जो कि इस एग्जिस्टिंग मशीन का एग्जैक्टली रिवर्स काम करे। किसी ने अब एक नई मशीन बनाई जो कि इस मशीन का एग्जैक्टली रिवर्स काम करे। तो वो जो नई मशीन है वो इस मशीन का इनवर्स फंक्शन है। क्या सुना हमने? कि अगर ऐसी कोई नई मशीन बने जो कि इस मशीन का एग्जैक्टली उल्टा काम करे। ये मशीन अगर मान लो किसी चीज को बढ़ा रही है तो वो वाली मशीन इस चीज को उतना घटा दे। कोई एग्जांपल लेके अगर बात करें, बहुत इजी सा है। अगर मान लो किसी ने एक मशीन बनाई, सिंपली हमारे घर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि गंदे कपड़े डालते हैं और बाहर से साफ कपड़े बाहर निकलते हैं। तो एक सिंपल सी मशीन है। दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन। तो व्हाट दिस फंक्शन इज परफॉर्मिंग इज एक्चुअली टेकिंग अ डर्टी क्लोथ्स और उनको साफ करके वो मशीन बाहर निकाल रही है। तो अब मान लो किसी कंपनी के मन में ये थॉट आ गया, मान लो टेस्ला वाले एलन मस्क के मन में ये थॉट आ गया कि मैं एक नई मशीन बनाऊं जिस मशीन में अगर मैं ये साफ कपड़े डालूं तो वो उतने ही गंदे होके बाहर आए जितने वो पहले थे। तो वो मशीन बिकेगी तो नहीं, लेकिन ये मशीन इस मशीन का इनवर्स फंक्शन है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी। तो एक ऐसी नई मशीन, इट इज अगेन अ फंक्शन which is such that new function is performing exactly the opposite task of this existing function. ये है अपनी सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होता है कि मान लो कि अगर gx जो है वो इनवर्स फंक्शन ऑफ fx है। gx अगर इनवर्स फंक्शन ऑफ fx अगर है तो एक्चुअली जो ये gx है खुद भी एक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है f इनवर्स x। तो जो gx है दिस इज एक्चुअली f इनवर्स x। ये f की पावर -1 नहीं है, इसको डायरेक्टली बोलते हैं f इनवर्स x। बिल्कुल सिंपली दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन fx। ये है बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल इसके बाद वाले पॉइंट में जाने से पहले जो हमारे काम की बात पहली है वो ये है। अब ये बात पता होने के बाद मेरे मन में ये थॉट आता है कि क्या मैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल सकता हूं? मतलब कोई भी फंक्शन अगर मुझे दिया जाए तो हर मशीन की क्या रिवर्स मशीन पॉसिबल है? तो अब हमें बिल्कुल क्लियरिटी में ये लाइन अब नहीं सुननी है। अब हमारे काम की बात अब यहां से है। पहले इतनी बात को डाइजेस्ट करो। अभी हमने कुछ ऐसा नहीं सुना जो कि लिखने वाला हो। जो अब काम की बात है वो ये कि हमें ये कहा जाता है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन टू बी पॉसिबल, फॉर इनवर्स ऑफ fx to be possible, for inverse of fx to be possible, fx should be a bijective function. अब ये नाम हम जानते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब क्या बना कि 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो।
हमें कहते हैं कि एफ एक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो। सिंपल सी बात, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो भाई मेरे मन में बिल्कुल क्लियर सा थॉट आता है कि ऐसा क्यों हो बाइजेक्टिव। मैं नहीं मानता कि बाइजेक्टिव होगा, उसके बिना भी बन सकता है। तो अब ज़रा उस थॉट को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी उसके बाइजेक्टिव होने की। अगर मान लो, बिल्कुल अब इस बात को ध्यान से देखना और इस बात को याद रखो कि एक फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 है और साथ में ऑन टू है, सिंपल सी बात। तो अब उसका एग्जीक्यूशन क्यों है वो देखते हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लो जो एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है वो है ए से बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मशीन में जब हम लोगों ने एफ वाली मशीन में जब ए वाली चीज़ें डाली तो वो जो बन के निकली वो आई बी में, और ऐसे ही जो जी एक्स फंक्शन है उसमें अब जो बन के निकली थी चीज़ें वो जी एक्स में डाली तो वापस कहाँ पे आएंगी? वो आएंगी ए में। तो अब अगर मान लो एफ एक्स जो फंक्शन है, जो एफ एक्स फंक्शन है वो मान लो 1 1 ना होता, मान लो जो एफ एक्स फंक्शन है वो 1 1 नहीं है एफ एक्स 1 1। मान लो एफ एक्स अगर मैनी वन होता, मान लो एफ एक्स अगर मैनी वन फंक्शन होता, तो अगर एफ एक्स फंक्शन अगर मैनी वन अगर होता तो उसका मतलब क्या बनता कि एफ एक्स में एफ एक्स की कई एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे 1 एलिमेंट आ रहा है। मेनी एलिमेंट्स ऑफ एफ एक्स ए आर गिविंग 1 एलिमेंट ऑफ बी, सिंपली मैनी वन फंक्शन है एफ एक्स। तो अगर एफ एक्स वाला फंक्शन हमें दिखता है कि अगर मैनी वन होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो जी एक्स फंक्शन बनेगा वो इसी फंक्शन का रिवर्स फंक्शन है। तो वो कैसा बन जाएगा? इस मशीन में, एफ वाली मशीन में इन दोनों को डाले जाने पे ये आंसर आता है। तो रिवर्स वाली मशीन ने एग्जैक्टली उल्टा काम करना है, तो उस रिवर्स वाली मशीन में इसको डाले जाने पे ये आंसर आने चाहिए। तो अगर ये आंसर आए तो जो रिवर्स वाली मशीन है हमें साफ साफ दिखता है कि वो बन गई 1 मैनी, और 1 मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता। तो इस रीजन से जो एफ एक्स है वो मैनी वन तो नहीं हो सकता, 1 1 ही होगा। ये थी पहली हमारे काम की अंडरस्टैंडिंग। अब यहीं पे पॉज करके एग्जैक्टली ऐसे ही सोचो, मतलब 1 1 तो होगा। अब एक बच्चा कहता है कि चलो 1 1 मैंने मान लिया, 1 1 मान लिया, मुझे समझ में आ गया कि 1 1 होना ज़रूरी है, पर मैं ऑन टू नहीं मानता। तो अब चाहे पॉज करके यहाँ पे ऑन टू होने का रीज़न बनाओ, अपने आप सोचो कि ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है। तो कैसे सोचोगे? उसका कॉन्ट्राडिक्टरी केस लो कि ऑन टू ना होता तो क्या होता। अब साथ साथ ही उसको डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मान लो एफ एक्स जो फंक्शन है वो नहीं है ऑन टू, ऑन टू ना होने का मतलब क्या हुआ कि इनटू है। इनटू होने का मतलब क्या हुआ कि जो कोडोमेन है उसमें ऐसे एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो कि रेंज के अलावा है। ये तो रेंज हो गई। कोडोमेन जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, मतलब रेंज में कोडोमेन के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर फंक्शन अगर ऑन टू ना होता, इनटू होता, तो सिचुएशन एफ एक्स की ये होती। जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन है बी से ए। तो क्या हमें साफ साफ दिखता है कि जब हमने इसका रिवर्स फंक्शन बनाया तो अब इस रिवर्स फंक्शन के लिए जी एक्स इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो इस रिवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन वाला सेट है वो अब बन गया बी वाला पूरा सेट। और हमें क्लैरिटी है कि एक फंक्शन के फंक्शन हो सकने के लिए, एक रिलेशन के फंक्शन हो सकने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड हैव एन इमेज। तो जब एक फंक्शन रिवर्स डिफाइंड होगा यहां से यहां, तो हमें दिखता है कि इस एलिमेंट की इमेज है, इस एलिमेंट की इमेज है, इसकी है, इसकी है। पर डोमेन वाले सेट में ऐसे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी इधर कोई इमेज नहीं है। तो अगर इनकी कोई इमेज नहीं है तो उस केस में जी एक्स वाला फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और जी एक्स क्या है? इसका इन्वर्स फंक्शन। तो हमें क्लियरिटी है कि इस रीजन से इसको क्लियरली साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू होने का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स में ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे जिनकी इमेज ना हो इस तरफ, मतलब सिंपली रेंज और कोडोमेन सेम हो। ये है कंप्लीट कहानी कि एक फंक्शन का, अभी हमने क्या सुना कि एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या रोल है, क्या करता है, वो सब अभी सुनेंगे। और बिल्कुल उसके साथ सुना कि एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब जो गिवन फंक्शन हो वो बाइजेक्टिव हो। तो अभी इस पेज से हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट काम है। तो अब हम लोगों ने बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड पॉइंट पे जाना है।
पर पहले इस बात को पूरी तरह डाइजेस्ट करो। चाहे अगर कोई पॉइंट बढ़िया लगा उसको एक बार फिर सुन लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। अब ये नोटिस करो। चलो, ये पता होने के बाद कि एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, हमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछते हैं। अच्छा, जो हमने पॉइंट सुना वो भी बहुत काम का है, पर उसके बाद जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं वो ये है कि हमें कहा जाता है कि इस गिवन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर दो। हमें कहते हैं कि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालो। तो हम क्या करें, कैसे निकालें इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन? मतलब हमने वो जो सिंपल मशीन हमें सीधी तरफ से गिवन है, हमने इसकी बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करने वाली मशीन फाइंड करनी है। तो कैसे करें? और बहुत सिंपल सा रूट है, 1 मिनट में समझ में आएगा, बस पता होना चाहिए कि हो। तो पहला काम तो ये है कि जिस भी फंक्शन का हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने को कहा गया हो, जिस भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने को कहा गया हो, सबसे पहला स्टेप ये चेक करोगे कि वो बजेक्टिव है कि नहीं। बिल्कुल स्कूल के एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आएगा, तो एक निगाह मार लोगे। विल जस्ट ट्राई टू एनालाइज, विल जस्ट गिव इट अ ग्लांस वेदर दैट गिवन फंक्शन इज अ बजेक्टिव फंक्शन और नॉट। मतलब 1 1 on 2 होना चाहिए पहले। स्कूल के एग्जाम में तो वो अगर नहीं भी कहेंगे तो भी हम ये चेक करेंगे, पहले उसको बजेक्टिव होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। तो बिल्कुल अगर वो बजेक्टिव है हम पूरा शो करेंगे। मतलब जो पहले हमने 1 1 on 2 वाला पूरा क्वेश्चन करा वो इसका अपने आप ही पार्ट हो गया। याद रखना ये बात, जो हमने पहले 1 1 on 2 वाली सारी जो स्टोरी बिल्ड करी वो एज इट इज इसका पार्ट हो गई। तो अगर वो हो बजेक्टिव, अगर वो आ गया बजेक्टिव। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल कहानी है। y हमें दिया होता है इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू fx हमें गिवन होता है। हम वहां से x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। सिंपल सी कहानी है, x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, जैसे रेंज वाले क्वेश्चंस में करते थे। x निकालो इन टर्म्स ऑफ y और फिर x का नाम y रख दो, y का नाम x रख दो। मतलब बजेक्टिव निकाल देने के बाद ये एक्चुअली बहुत ही छोटा काम है। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर बात करें, मान लो एक फंक्शन है 2x + 3। बहुत इजी फंक्शन लिया मैंने, रियल से रियल मान लो डिफाइंड है। किसी ने अगर कहा कि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाल दो, तो हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये बजेक्टिव है कि नहीं। अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो भी अगर हमें कहा जाए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, मान लो हमें ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन, फाइंड f इनवर्स इफ पॉसिबल। तो इससे हमें क्लैरिटी है कि हमने बजेक्टिव तो चेक करना ही करना है, नहीं भी लिखा होगा तो भी करना ही करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 2 मार्क्स में हो तो पूरा नहीं करेंगे, अदरवाइज हम पूरा करेंगे और ये आएगा इन जनरल ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही। तो अगर हमने इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले हमने 1 1 चेक करा, बहुत ईजी है। 1 1 वो आ गया 2x1 + 3 बराबर 2x2 + 3 के, वहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया। फिर हमने इसकी रेंज निकाली, x को -∞ लो तो -∞, इन्फिनिटी लो तो इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की रेंज भी क्या आ गई, इसके कोडोमेन के बराबर, वो भी ऑल रियल है। तो फंक्शन बजेक्टिव तो है। अब इन्वर्स निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। y गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, वहां से बस x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। वो कितना बना, y - 3/2। और अब x का नाम y रख दो और y का नाम x रख दो। सो दिस इज f इनवर्स x। ये है हमारा इनवर्स फंक्शन और ये है जो हमने कंप्लीटली एज अ रूट ध्यान में रखना है। बिल्कुल सिंपल कहानी है ये, पर हमें पता होनी चाहिए। तो ये वाली मशीन पिछली वाली मशीन का एग्जैक्टली उल्टा आंसर देगी, जो कि अगर नोटिस करो तो हमें दिख रहा है। इस मशीन में जब हम लोग कोई x डाल रहे थे तो उसका आंसर निकल के y हो रहा था। इस वाली मशीन में जब वो y डाल रहे हैं, वो वाले y का हमने नाम बदल के x कर लिया। तो इस वाली मशीन में जो पिछले वाली मशीन की जो रेंज थी वो इस वाली मशीन का डोमेन बन गया, और जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो पिछली वाली मशीन का डोमेन था। तो एग्जैक्टली पिछली वाली मशीन की ये रिवर्स मशीन है, मतलब पिछले वाले फंक्शन का ये इन्वर्स फंक्शन है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इस पेज को बिल्कुल पॉज करके अपने हाथ से लिख लो, बिल्कुल इस थॉट को याद रखना। इस बात को बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करो कि हमने जब बजेक्टिव चेक करना है तो हमने क्या करना है। हर बार आके लेक्चर थोड़ी ओपन करेंगे, इसको लिखो, इसको पॉज करके लिखो कि हमने y इज इक्वल टू fx, सबसे पहले फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज बजेक्टिव और नॉट, फिर ये स्टेप्स बिल्कुल हमें ये पता होना चाहिए। जैसे ये कर लिया
इन्वर्स की हमारी समझ अब पूरी तरह रेडी हो गई खुद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी ये करो अटेम्प्ट। अब देखो, अब ये एग्जैक्टली ये लैंग्वेज है जो हम फेस करेंगे। हमें कहा गया कि शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। तो अगर ये लिखा हुआ है कि शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, मतलब क्लियरली इस क्वेश्चन का सेंस यही है कि चेक करो कि ये गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। शो करना है मतलब है बाइजेक्टिव। तो पहले हम लोगों ने 1 1 चेक करा, वो सिंपल सा क्वेश्चन है और उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। 3x1 - 7 बराबर 3x2 - 7 के। इसकी रेंज निकाली, वो कोडोमेन के बराबर आ रही है, ऑल रियल। तो हमने लिख के दिखा दिया कि दिस इज बाइजेक्टिव। अब नया पॉइंट क्या सीखा, इसका इन्वर्स निकालने का। तो हमने x निकालना है, दैट इज y + 7/3। तो अब इसका नाम बदल दिया, दिस इज y = f इनवर्स x विच इज x + 7/3। तो ये जितना सिंपल साउंड कर रहा है उतना ही सिंपल है भी, बस हमने राइट तरीके से बोलना है। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग और सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें कहा कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, हेंस फाइंड f इनवर्स x। शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, एक सेकंड में क्लिक करता है कि हमने क्या करना है, बाइजेक्टिव चेक करना है। क्या करोगे, पहले 1 1 चेक करा, कैसे f(x1) को f(x2) के बराबर करोगे, लैंग्वेज हम जानते हैं पर वो लिखनी है स्कूल के एग्जाम में। f(x1) को f(x2) के साथ इक्वेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इजी सा है, एक ही केस आ रहा है x1 = x2, तो 1 1 तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऑन टू चेक करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इसकी रेंज निकालोगे। रेंज कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से नहीं क्लिक कर रही। तो y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, हमने x बना लिया इन टर्म्स ऑफ y, और ये सोचा कि y को क्या ले सकते हैं जिससे कि x पॉसिबल हो जाए। तो हमें दिखा कि y को कुछ भी ले लो, x पॉसिबल हो जाएगा, बस y को 1 मत लो, क्यों, उसका इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। एनी नंबर अपॉन 0 कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं होता, मिस्टेक नहीं करनी है बोलने में। तो इसकी रेंज क्या बनी, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो नाउ द रेंज इज ऑल रियल एक्सेप्ट 1। हमने कोडोमेन पढ़ा, वो भी सेम था, तो इसलिए जो गिवन फंक्शन है दैट इज एन ऑन टू फंक्शन, और ये पहले से 1 1 था तो बाइजेक्टिव तो हो गया। नोटिस करो कि इस प्रोसेस में इतनी मेहनत करने पे इन्वर्स एक्चुअली निकल गया। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x होता है, x बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, वो तो हमने पहले ही बनाया हुआ है। सिंपली यहाँ पे x का नाम y रख दो, y का नाम x रख दो, तो f इनवर्स x आ गया, x/1 - x। सो दिस इज द कंप्लीट एग्जीक्यूशन विच वी नीड, और इंटरेस्टिंग है और इजी है। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट देखते हैं। देखो, किसी भी तरह का अपने माइंड में बायस लेके मत चलना। अब जैसे x² फंक्शन है, x² के अंदर देखो मुझे ग्राफ आता है, तो मुझे वैसे अलग से ये समझ है कि एक्चुअली x² इज अ मेनी वन फंक्शन, पर x² मेनी वन फंक्शन अगर पूरा ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड हो तब है। इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि सिचुएशन क्या है, इसका डोमेन कितना गिवन है, 0 से इन्फिनिटी। डोमेन 0 से इन्फिनिटी मतलब जो इससे 0 से पहले वाला जो ग्राफ है वो हमारे काम के लिए, हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 0 के आगे क्या हमें दिखता है कि जो फंक्शन है वो केवल 1 1 है, उससे पहले तो ग्राफ हमने देखना ही नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, तो हमें देखते ही क्लैरिटी थी कि इसका डोमेन कितना है, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी x² का ग्राफ ऐसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो कैसा बना, 1 1 फंक्शन। ये बात हमने बिल्कुल शुरू में करी थी जब कभी 1 1 मेनी वन की डेफिनेशन समझी थी। तो ये फंक्शन कैसा बना, 1 1। अब इसकी रेंज कितनी आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। 0 पे 0 है, उसके बाद इन्फिनिटी हो रही है, कोडोमेन भी वही है। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स पॉसिबल था। अब बड़ी काम की बात है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो दिस वाज डायरेक्टली क्लियर टू अस कि दिस वाज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वैसे x² हमेशा बाइजेक्टिव नहीं होता, पर क्योंकि उन्होंने डोमेन ही केवल 0 से इन्फिनिटी डिफाइन करा, इतने डोमेन में ये फंक्शन कैसा है, 1 1। ये बहुत काम की बात है। ऐसे अगर sin x को याद करो, sin x फंक्शन कैसा होता है, मेनी वन। पर अगर कोई बोले कि sin x को बस यहां से यहां तक देखो, ये बात हमने कभी पहले भी सुनी थी। मान लो कोई फंक्शन डिफाइन करे f -π/2 से π/2 से -1 से 1, तो इतने हिस्से में हमें विजिबल है कि sin x जो फंक्शन है इसका डोमेन कितना है, -π/2 से π/2। इतने फंक्शन में ये फंक्शन केवल इंक्रीज कर रहा है, तो कैसा बना, 1 1। और कोडोमेन कितना है, -1 से 1, रेंज भी -1 से 1 है इस इंटरवल में। तो ये इतने इंटरवल में sin x जो फंक्शन है वो एक्चुअली एक 1 1 और बजट मतलब 1 1 और ऑन टू फंक्शन है।
चलो अब यहाँ पे वापस आएँ। स्कूल के सिलेबस में अगर आता तो कैसे दिखाते, पहले 1 1 को चेक करते, उसके लिए हम लोग करते एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, बिल्कुल ऐसे लिखते, इसको इधर ले आते, स्क्वायरिंग करते, दो केसेस बन जाते, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, दोनों को जीरो करते। तो हमें ये सिखाया गया है कि अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई भी अगर और पॉसिबल सिचुएशन आती है f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के साथ इक्वेट करने पे, तो 1 1 नहीं होता। तो मुझे दिखता है ये तो आनी ही थी, ये वाली जो बनी वो एक्चुअली इस केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 x2 टू डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए और एक को दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो इसमें वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 x2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये केस हो गया रिजेक्ट, इसलिए ये वाला फंक्शन 1 1 तो आ गया। अब इसकी रेंज निकाली, जब x वैरी करेगा 0 से इन्फिनिटी तो x स्क्वायर वैरी करेगा 0 से इन्फिनिटी, तो सिंपली 1 1 भी आ गया और रेंज भी कोडोमेन के बराबर आ गई, तो ऑन टू भी आ गया। अब बच गया काम इसका इन्वर्स निकालने का। y इन टर्म्स ऑफ x है, जब हमने x इन टर्म्स ऑफ y करा, y अगर x स्क्वायर है तो जो x है वो एक्चुअली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y दोनों हो सकता है। y अगर x स्क्वायर है तो जो x है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। y अगर x स्क्वायर है तो x नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सिंपली -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16। तो अगर हम x निकालेंगे तो वो प्लस माइनस 4 हमें दोनों लेने चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले आए, यहाँ तक लाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं प्लस ही आएगा माइनस नहीं आएगा, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते कि ऐसा क्यों। बिल्कुल यहाँ तक आएगा, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब काम की बात यह है कि यहाँ बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको सुनना। इस क्वेश्चन में यहाँ तक लाने के बाद अब हमने क्या नोटिस करना था कि जो x है दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। तो अब इस x के बारे में सोचो, ये x कैसा यहाँ पे डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी, मतलब x कैसा है पॉजिटिव। तो क्योंकि x पॉजिटिव है तो अगर अब जैसे अगर मान लो एक बच्चा ये बना ले, एक इसी का नाम अगर चेंज कर ले, कई बच्चे इसको ये बना लेते हैं, तो किसी ने अगर ये बनाया तो हमें समझ में आता है कि वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ये फंक्शन बनाया तो आर वी रियलाइजिंग कि वी हैव क्रिएटेड अ वन मेनी फंक्शन, x की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y के दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस। तो x की एक वैल्यू से y के अगर एक से ज़्यादा आंसर आ गए तो वन मेनी फंक्शन बन गया, वो तो फंक्शन ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ से यहाँ लाना बिल्कुल गलत है। तो क्या करें, मतलब इन दोनों में से हमने एक रखना है, या प्लस या माइनस। तो जो सारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो यहाँ से पहले इस स्टेप पे है, इसको नोटिस करना, जो बीच में अब यहाँ पे मार्क करा। इस क्वेश्चन में जो x डिफाइंड है वो नोटिस करो कि वो x था 0 से इन्फिनिटी। तो x अगर 0 से बड़ा है तो x पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग कैसा होता है पॉजिटिव। तो इस रीजन से इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो रिजेक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो x है वो नेगेटिव नंबर नहीं है। वो हमें कैसे पता चला? इसके डोमेन को देख के। बहुत काम की बात है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। IIT में कम से कम 3 बार उन्होंने सेम पॉइंट पे क्वेश्चन डाला हुआ है। एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग है जो कि बच्चे गलत कर जाते हैं, तो हमें ये पता होनी चाहिए, बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग। तो इस केस में ये बना x इज इक्वल टू रूट वाई। कैसे पता चला? हमने x का डोमेन देखा, वो था 0 से इन्फिनिटी। अब इसका नाम चेंज करा तो y आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन बना दैट इज दिस, ये बना। लेकिन बिल्कुल इसको नोटिस करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या सुना, और बहुत काम की बात है। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं करा। बस अगर मान लो कि मैं इतना सा चेंज कर दूं, अगर मैं इतना सा चेंज कर दूं कि मैं इसको यहां पे कर दूं माइनस इन्फिनिटी से 0, यहां ओपन ब्रैकेट, यहां क्लोज्ड, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लूं। फंक्शन क्वेश्चन दे रहा मैं एग्जामिनर, तो उन्होंने क्या पता हमसे ये पूछा होता। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम, बस इतना सा चेंज है, सब कुछ सेम है। अब हम लोगों ने पहले की तरह 1 1 चेक करा, तो अब जो x है वो नेगेटिव है, तो ये वाला केस तो बनता x1 x2 दोनों नेगेटिव हैं, तो इसलिए एक दूसरे के नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब अलग अलग नहीं हो सकते। तो 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया। इसकी रेंज कितनी बनेगी? अभी भी 0 से इन्फिनिटी। तो अब हम लोगों ने बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ पे आ गए इन्वर्स निकालने। y इन टर्म्स ऑफ x है, x निकाले इन टर्म्स ऑफ y। अब जब की बार जो इस क्वेश्चन में जो x है वो कैसा है? सिंपली x अब की बार डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से 0। तो जो x है वो क्योंकि अब की बार माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो क्या हमें समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में अब की बार
जो रूट वाई वाला केस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें अब की बार जो केस लेना चाहिए था वो ये माइनस वाला केस था। तो उस केस में x कितना बनता, माइनस रूट वाई, और उस फंक्शन का जो अभी लिखा उसका जो इन्वर्स फंक्शन बनता वो ये आता। बहुत छोटी सी पर बहुत काम की बात है, बहुत छोटी सी पर ये बहुत काम की बात है। तो ऐसे की सिचुएशन में हम यहाँ तक आने के बाद ये नोटिस करेंगे कि हमें एक्चुअली जो केस लेना है वो कौन सा होगा, और वो कौन बताएगा हमें इस फंक्शन का डोमेन। बहुत काम की बात है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। इस पर हम लोगों ने अभी आज वाली क्लास में भी बहुत क्वेश्चंस करने हैं, पर इस बात को मत छोड़ना, बिल्कुल इसको फिर से सुनो, अपने हाथ से लिख के देखो कि क्या अब ये बात बोल पा रहे हो। क्योंकि देखो सारी गेम एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस थोड़ी कुछ है। क्वेश्चंस तो देखो ये अभी मैंने अपने आप बनाया, नया क्वेश्चन सुना, अभी साथ साथ सॉल्व कर लिया। काम की बात ये है कि हमारा माइंड रेडी हो जाए कि वो हमें कुछ भी पूछें तो हम जवाब दे पाएँ। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हमें वो कहानी समझनी है बाय द, जो क्वेश्चंस का रोल क्या है कि हमें वो उसी सेम कहानी को समझ पाने की पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, ऐसे सोचो। तो हमें समझ में आया कि सोचना कैसे, देखना कैसे, और काम की बात है इसको नोटिस करो। पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो अब वो गलत नहीं करना, वो अब राइट होना चाहिए। अब ये करो। अब एग्जैक्टली जो हमने अभी अंडरस्टैंडिंग बनाई एग्जैक्टली उसी पे अभी ये क्वेश्चन था, पर इसमें अब हर पार्ट हमारे काम का था। हमें गिवन था फंक्शन 1 से इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी, एफ एक्स गिवन था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हमें कहा फाइंड एफ इनवर्स इफ पॉसिबल, मतलब 1 ऑन 2 हमने करना था चेक। तो 1 के लिए क्या करते हैं, अब देखो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर तो इसका ग्राफ जानते हैं, अगर तो हम इसका ग्राफ जानते हैं जो कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें नोन है, अगर नहीं नोन तो आगे अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन में हमने देखना है, पर 11th में हमने देखा होता है। तो सिंपली ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पैराबोला बना जिसका वर्टेक्स कहाँ पे आता है 1 पे। तो हमें दिखता है कि ये वाला जो ग्राफ है ये 1 के आगे इंक्रीजिंग ग्राफ ही है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता तो हमें देखते ही पता है कि ये 1 1 है ऑब्जेक्टिव में, वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे दिखाते कैसे एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के साथ इक्वेट करते। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 ले लिया इसमें से, तो ये बच गया। ना भी ऐसे करते तो भी कोई बात नहीं थी, तब भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में आते। हमने एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के साथ इक्वेट करा, प्लस टू दोनों में तरफ था तो कैंसिल कर दिया। अब ये डायरेक्टली स्क्वायरिंग हटा थोड़ी देंगे, इसको इधर ले आएंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दो केसेस आ गए, एक तो x1 माइनस x2 आ गया, दूसरा x1 प्लस x2 माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो ये तो आना ही था, पहले ही में पता था। दूसरा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने देखना होता है कि क्या ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल हो सकता है। तो x1 x2 दोनों कैसे हैं, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से बड़ा कोई भी अगर दो नंबर लोगे तो उनका सम कैसा बनेगा, 2 से बड़ा। तो इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं। कई बार बच्चे आके पूछते हैं कि ये दोनों को 1 ले लो तो पॉसिबल है। तो अगर दोनों को 1 लिया तो दोनों सेम हो गए, तो फिर हमारी वैसी ट्रबल खत्म हो गई। हमें तो चाहिए था कि सेम के अलावा कुछ और हो सकते हैं, तो नहीं हो पा रहे। तो ये 1 1 तो आ गया। अब इसकी रेंज की बारी है। रेंज हमें दिखता है सिंपली x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जब x को 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा 2 या उससे बड़ा आ रहा है, 2 प्लस कोई पॉजिटिव नंबर। तो रेंज कैसी बनी, सिंपली कोडोमेन के बराबर। तो फंक्शन 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया। उतनी बात तो हमने कर ली डील। अब जब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम फाइनली यहाँ पे लाए, तो अब क्या करना है, x माइनस 1 का स्क्वायर है y माइनस 2, सिंपली y माइनस 2, x माइनस 1 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 2। वहाँ से x के दो आंसर्स बने। यहाँ तक हमने लाने के बाद अब हमारी काम की बात थी कि हमें 1 प्लस लेना है कि 1 माइनस लेना है। उसके लिए हमने रेफर करना था इसको, ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी है। तो x क्योंकि 1 से इन्फिनिटी है तो x 1 से बड़ा लेना था। इसलिए हमारे काम का जो माइनस वाला केस था वो इस क्वेश्चन में रिजेक्ट हो गया। बहुत काम की बात है ये, इसको ध्यान में रखना। अब हमने नाम बदल लिया, तो एफ इनवर्स x बन गया सिंपली 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। ये बनता है इसका कंप्लीट आंसर। और विद दिस कंप्लीट थॉट, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, अगर उन्होंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया होता 1 से इन्फिनिटी की बजाय माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इसी क्वेश्चन में जो हमने नीचे 1 प्लस वाला केस लिया है उसकी जगह 1 माइनस वाला लेना था। और बहुत काम की बात है, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, पर हमें 100% ये समझ में आनी चाहिए। बहुत ईजी है, पर ये
बिल्कुल हमारे माइंड में गया होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों करा, बिल्कुल कॉमन सेंस है एक्चुअली। तो ये एक तरीका है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन में इसी को बोल पाने का एक ढंग ये है, मान लो हमने 1 1 ऑन 2 सब कर लिए चेक, तो इसी में y इन टर्म्स ऑफ x से x इन टर्म्स ऑफ y लाने का एक तरीका और था। इसको क्यों ना हम क्वाड्रेटिक बना दें x में, y को उधर ले गए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस वाई, वहाँ से x निकाला, वो आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी बाय 2। तो x आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 बाहर कॉमन आके 2 हो जाएगा, वो आ गया 1 माइनस 3 माइनस वाई, वो आ गया y माइनस 2 बाई 2। देखो ये सेम आ गया, अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक से भी यहाँ तक ले आते तो ऐसे भी सोच सकते थे। उसके बाद सेम बात कि हमने प्लस वाला केस लेना है, तो आंसर तो फाइनली सेम ही आ जाता। पर इसी को हम ऐसे भी बोल सकते थे, कई क्वेश्चंस में ऐसे ही बोल पाएंगे, इसलिए ये बात पता होनी चाहिए। और बहुत सिंपल कहानी है, पर अब हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग पे अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं थी। हमें कहा गया कि एक फंक्शन डिफाइंड है रियल माइनस 0 से रियल माइनस 0, और फंक्शन क्या गिवन है 3/x, शो करना था कि इन्वर्टेबल है। वो पार्ट सिंपल था, 3/x1 बराबर हमने करा 3/x2 के 1 1 के लिए, तो x1 आ गया x2 के इक्वल। बिल्कुल हमें एग्जैक्टली ऐसे बोलना चाहिए था। अब क्या बना, अब इसकी रेंज निकालनी है, तो 3/x की रेंज क्या बनेगी, हमें क्लियर है ऑल रियल। कैसे पता करी, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, x निकाल लिया 3/y। अब यहाँ पे अब हमने सोचना होता है कि y को क्या लें जिससे कि x पॉसिबल हो जाए। तो हमें दिखता है कि y को जो मर्जी ले लो, बस y को 0 ना लो। तो रेंज क्या बनी, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, वही कोडोमेन है। तो हमने लिखना है सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हेंस द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो इन्वर्टेबल तो आ गया, 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया। अब बारी आई इसका इन्वर्स निकाल लो। कैसे इन्वर्स निकालते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x है, x निकालें इन टर्म्स ऑफ y, और x का नाम y रख दिया, तो f इनवर्स x आ गया 3/x। हमें दिखता है कि वो एग्जैक्टली सेम आ गया। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन बना वो सेम ही आ गया, और ऐसा होगा, मतलब बहुत ऑर्डिनरी बात है। ये मत सोचना पहली बार में इस क्वेश्चन में एक बच्चा कंफ्यूज होता है, और आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स। किसी को अगर मान लो बोलो कि 1/x का इन्वर्स फंक्शन बना दो, और याद रखना कितनी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, इसको ध्यान में रखना। किसी को अगर बोलो कि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बना दो और ऑप्शंस हो, तो बड़ी कॉमन मिस्टेक एक बच्चा बिल्कुल टेम्प्ट होता है ये बोलने को कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा दैट वुड बी x। तो अब उस बच्चे से गलती क्या हुई कि उसको इन्वर्स निकालने के लिए बताया गया था कि सोचना कैसे। ज़बरदस्ती हम कंफ्यूज होने पे आ जाते हैं। अगर y बराबर है 1/x के, तो इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाओगे, करवाया नहीं गया कि सिंपली इसका नाम बदलो, x का नाम y रखो, y का नाम x रखो, ये तो गलत है। तो f इनवर्स x क्लियरली यहाँ पे अगर बदलो तो x बराबर हो गया 1/y के, f इनवर्स x भी सेम आ गया 1/x। एग्जैक्टली ये है लॉजिक। इन्वर्स फंक्शन एक ऐसी मशीन है जो कि पिछली बनी मशीन का एग्जैक्टली उल्टा काम कर देती है। इस थॉट को माइंड में रखना, बिल्कुल इस थॉट को माइंड में रखना। चलो अब हमने ये अंडरस्टैंडिंग देखी, इसी के साथ अब एक बात पे और फोकस करो। अभी और क्वेश्चंस करते हैं कि अगर fx फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन अगर मान लो gx है, gx अगर मान लो अगर f इनवर्स x है, तो क्या हमें ये बात बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आती है कि अगर हम f ऑफ gx बनाएं या g ऑफ fx बनाएं, तो इस केस में वो बराबर आएगा। देखो जब f ऑफ gx बनाया जिसमें gx क्या फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन है, या फिर g ऑफ fx बनाए, सोचो एक मशीन है x जिसमें जिसको कि f में डाले जाने पे उसने उसको चेंज करके मान लो 2 डाला इस वाली मशीन में, तो f वाली मशीन में डाल के मान लो उसका आंसर 4 बन गया। तो जब इसकी रिवर्स वाली मशीन में हमने वो 4 डाला तो क्या हमें दिखता है कि आंसर वापस 2 आ जाएगा। तो अगर fx का इन्वर्स फंक्शन अगर gx है तो हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि उस केस में f ऑफ gx निकालो या g ऑफ fx निकालो, आंसर वापस x आ जाएगा। बिल्कुल ये थॉट राइट पकड़ना
कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन ऐसा हो जिसका कि इन्वर्स पॉसिबल हो, तो उस केस में एफ ऑफ जी एक्स निकालो या जी ऑफ एक्स निकालो, आंसर वापस एक्स आ जाएगा। बहुत बेसिक सा थॉट है पर बहुत काम का है, टू द एक्सटेंट कि अगर मेरे सामने कभी कोई ये क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल, और इस बात को ध्यान में रखना कि एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है, पर टू दिस एक्सटेंट कि आईआईटी में ये भी कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने दिया कि एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों एक्स हैं, तो हमें मान लो एफ एक्स दे दिया गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स दे दिया गया कि 2x + 3 है, उन्होंने कहा फाइंड जी एक्स। तो इस लैंग्वेज को देख के हमें उन्होंने कहा एफ एक्स इज 2x + 3, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फाइंड जी एक्स। तो अब जो बच्चा कंफ्यूज होता वो यहाँ पे जी एक्स को क्रिएट कराता रहता, जो बच्चा इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करता वो कहता कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स अगर एक्स ही है, या एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स अगर बराबर है, अगर ना भी गिवन हो एक्स तो भी ऐसे ही सोचते हैं एक्चुअली। तो हमें डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि एक्चुअली जो जी एक्स है वो एफ एक्स का इन्वर्स है। कहाँ से क्लिक करा? एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग से। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत ईजी पॉइंट है लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि हमें देखते ही क्लिक करता है कि अच्छा ये तो उसका इन्वर्स फंक्शन है। तो क्या करना है, सिंपली हमने इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना है, वो ईजी काम है। इसका इन्वर्स फंक्शन सिंपली क्या बन जाएगा, y बराबर है 2x + 3 के, तो x निकालोगे दैट वुड बी y - 3/2। तो जो gx बनेगा दैट वुड बी y इज इक्वल टू f इनवर्स x, जो कि gx ही है इस केस में, विच इज gx, एंड दैट वुड बी x - 3/2। ये आंसर है। तो इसके जो gx का जवाब बनता वो एग्जैक्टली ये बनता। ये थॉट भी माइंड में रखना, हमें पता होता है, बहुत ऑर्डिनरी पॉइंट है ये। पहली हमने अभी क्वेश्चन तो सिंपल सा करा, पर हमने ये बात नहीं सुनी अभी, मतलब दिस इज अ न्यू पॉइंट और बहुत इजी है, पर इसको हम पूरी तरह अपने माइंड में रखेंगे। चलो इसी के साथ एक बहुत काम की बात और सुनो, इसको नोट करो, अपनी कॉपी में पॉज करके इस पॉइंट को कॉपी करो, मतलब डायरेक्टली इसको नोट करो, क्योंकि बार बार हम लोग एग्जैक्टली ये लेक्चर अभी ओपन करके नहीं देखेंगे। हमारी कॉपी में एग्जैक्टली नोट्स बने होने चाहिए, पॉज कर करके लिखो साथ साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ एक बात सोचो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसको भी ध्यान में रखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और उस फंक्शन का मान लो ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर मान लो ये, तो ये देखे कोई हमसे अगर बोले कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, हमसे बोले कि इसका ग्राफ बना दो, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ के पता होने पे कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि सिंपली क्या करते हैं कि एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स वाली, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, और सिंपली इस ग्राफ की, एफ एक्स वाले ग्राफ की y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन में हम मिरर इमेज ले लेते हैं। सिंपली इस वाले ग्राफ की इस लाइन में हम मिरर इमेज ले लेते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो सोचो इसी ग्राफ की हमने मिरर इमेज ले ली इस ग्राफ में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही ग्राफ, इसकी हम लोगों ने पिक्चर ले ली यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है और लॉजिकल है, मतलब क्यों है ऐसा, बिल्कुल क्लियर कट सोचो कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला जो ग्राफ है, इसके ऊपर अगर मान लो कोई पॉइंट अगर होता a, b, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोगों ने इसमें a डाला तो उसका आंसर b आया, जब हम लोगों ने यहाँ पे x को a डाला तो इसका आंसर y का आया b। तो जो इन्वर्स फंक्शन वाला ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली इसका रिवर्स काम करता है। तो उस इन्वर्स फंक्शन वाले ग्राफ में जब x को डालोगे b, तो जो वापस आंसर बाहर निकलना चाहिए वो a आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ एक्स वाले फंक्शन के ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट अगर a, b होगा, तो एफ इनवर्स एक्स वाले ग्राफ के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट b, a होगा। मतलब इस वाली मशीन में a डाले जाने पे आंसर b आता है, तो उस वाली मशीन में b डाले जाने पे आंसर a आना चाहिए। मतलब जब उसमें x को b डालोगे तो y a आना चाहिए, मतलब इसके ऊपर पॉइंट b, a होगा।
अब हमने कभी 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा होता है कि a कॉमा बी पॉइंट की अगर y इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन लो तो वो पॉइंट आता है b कॉमा ए। तो हर a कॉमा बी के कॉरस्पॉन्डिंग b कॉमा ए जो आएगा वो कैसे बनेगा, सिंपली y इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन लेके। ये है एक्चुअली पूरा ये करने का रीज़न। इसको पूरी तरह माइंड में रखना, कोई हमसे रीज़न नहीं पूछेगा, पर हमें पता है कि एक्चुअली हमने करा भी ऐसा क्यों। तो चलो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये भी हमें बहुत काम आएगा, इसको ध्यान में रखना। कोई एग्जांपल लेके अगर बात करें, मान लो कि हमें किसी ने ग्राफ दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x दे दिया कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब इन्वर्स फंक्शन बनाओगे तो जो f इनवर्स x बनेगा दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमने कभी करा था डिस्कस। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपली इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स को बनाया और इसमें इसकी मिरर इमेज बना दी। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स का। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। ऐसे ही सोचो कि y इज इक्वल टू ई की पावर x, ये भी हम लोगों ने करा हुआ है। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा। ये देखे किसी ने कहा कि इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बना दो, तो इसका इन्वर्स फंक्शन अगर निकालें तो x बराबर आ जाएगा log y के। तो इसका इन्वर्स फंक्शन f इनवर्स x क्या बन गया, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x विच इज log x, log e बेस पे x। मतलब e की पावर x का जो इन्वर्स फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू log x। तो अगर मुझे इस ग्राफ के पता होने के बाद अगर log x का ग्राफ अगर बनाना है, देखो वो हमें आता भी है अलग से, तो हमें रिकॉल हम लोग अगर करें तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। सिंपली हमने ये लाइन बनाई y इज इक्वल टू एक्स वाली और इसी ग्राफ की यहाँ पे मिरर इमेज बना दी। एग्जैक्टली यही बना हुआ है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही सोच है। तो पूरी तरह हमें दिखना चाहिए कि जो हम लोगों ने ये बनाया उसके पीछे का एक्चुअली लॉजिक किस तरीके से वर्क करता है। एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल अपने माइंड में थॉट हमारे रहना चाहिए। इसी ग्राफ की हमने बिल्कुल इस तरफ मिरर इमेज बना दी। ये है कंप्लीट कहानी। इस पे बेस भी बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, पर वहाँ तक जा सकने से पहले हमें एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ नया क्या सीखा कि fx का ग्राफ पता होने के बाद अगर f इनवर्स x का ग्राफ बनाना हो तो क्या करो, 1 मिनट में y इज इक्वल टू x लाइन पे उसकी मिरर इमेज ले लो। फिर हमने साथ में देखा कि f ऑफ f इनवर्स x निकालो या f इनवर्स ऑफ fx निकालो, आंसर x आता है, जिसको हम लोग अलग से यूज़ भी कर सकते हैं। ये बातें हमें याद रहेंगी, हमें याद हैं, क्वेश्चंस में आएंगी तो हम पैनिक नहीं होंगे, हमें पता है, क्योंकि ये टॉपिक कंसेप्चुअल है। जब एक बार हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी है फिर इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बेकार होगा। वो हम लोग अभी करेंगे तो हमें दिखेगा भी। अब सिंपल सा जो इससे पहले क्वेश्चन करा था उस तरह का एक और क्वेश्चन और करो, अब वो राइट करना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था और अब इसका पैटर्न हम जानते थे। हमें क्या गिवन था कि fx है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब काम की बात नोटिस करना, उन्होंने कहा कि शो दैट फंक्शन डिफाइंड है n से रेंज ऑफ f पे। तो इसका मतलब उन्होंने हमें इस फंक्शन की जो सर्जेक्टिविटी है ऑन टू इनटू चेक करना, वो नहीं बोला करने को, वो उन्होंने पहले ही दे दिया कि इसकी जो ये जो डिफाइंड है ये रेंज ऑफ f पे डिफाइंड है। मतलब उन्होंने बता दिया कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है। क्यों कोडोमेन, उन्होंने बता दिया कि रेंज के इक्वल है, तो ऑन टू वाला पार्ट उन्होंने इन अ वे अपने आप करवा दिया। तो अगर हमसे कहा गया कि यहाँ पे इसको चेक करो कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो हमें क्लैरिटी है कि हमने केवल 1 1 चेक करना है। पहली काम की बात तो ये थी, 1 1 चेक करना हमें आता था। f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के साथ इक्वेट कर दो। डायरेक्टली हमने इक्वेट करा, डायरेक्टली 15 15 काट दो, 4 भी कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 23 फैक्टराइज कर दिया। x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, इसको उधर ले गए 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2। 2 केसेस बन गए। x1 इक्वल टू x2 वो बनना ही होता है हर बार, और दूसरा x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने देखना होता है कि इसके अलावा जो और केस बना क्या वो पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे ही लिखना चाहिए था अपनी कॉपी में अभी के अभी। अब हमें क्लैरिटी है कि x1 x2 दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। तो अगर दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तो फिर ये कहाँ पॉसिबल है। 2 नेचुरल नंबर्स का सम प्लस 3 अगर करोगे तो कभी 0 आ ही नहीं सकता, तो ये तो हो गया रिजेक्ट, ये नॉट पॉसिबल है। तो दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन बिकॉज फॉर f ऑफ x1 टू बी इक्वल टू f ऑफ x2 देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि x1 को x2 के बराबर होना चाहिए। चलो बड़ी खुशी हुई कि हमने जज कर लिया कि 1 1 तो है। अब कहानी क्या रह गई कि इसका इन्वर्स फाइंड करो।
तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं कि y दिया है इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। इसका एक पैटर्न हमने जज करा था कि स्क्वायर पूरा कर लो, पर ज़रूरी नहीं है, इसलिए अब की बार ऐसा नहीं करते। मान लो मैं सिंपली y को उधर ले जाऊं और ये बना दूं मैं इसे क्वाड्रेटिक, जैसे हमने सुना था पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ी देर पहले। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने नोटिस करा कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक से x निकालो, वो कितना होता है -b, तो -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, -4a इंटू सिंपली c होल डिवाइडेड बाई 2a। और उसके बाद देयर इज नो ट्रिक, सिंपली हमने वैल्यू निकाली। यहाँ तक आने के बाद अब हमने सुना था कि यहाँ पे दो सिचुएशंस आई, यहाँ पे नाम नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बना वो फंक्शन नहीं है, प्लस माइनस दोनों जब करेंगे तो वो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं बदलेंगे। तो हमने जज करा कि जो x है, बहुत मेहनत नहीं करनी होती, बहुत ईजी काम है, पर बस हमने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो x बना दैट इज -12 प्लस माइनस। तो अगर मैं -12 माइनस लेता हूँ तो पहले से -12, आगे स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव, एक और नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन दिस वुड बी नेगेटिव। पर x तो नेचुरल नंबर है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमने -12 माइनस वाले केस को रिजेक्ट कर दिया, -12 प्लस वाले केस को रखा। और ये बात अब हम जानते थे, अब ये गलती नहीं करनी थी। अब सिंपल इसके बाद नाम ही बदलना है, बस y का नाम x रख लिया, x का नाम y रख लेना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें से 16 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो हमारा फाइनल फंक्शन क्या बन जाएगा कि f इनवर्स x y इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट ऑफ y x माइनस, नाम बदल लिया अब हमने, दिस वुड बी सिंपली x माइनस 6/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसका सेंस हमें नोन है, बस ये राइट करना था। चलो, अगर इसमें भी गलती करी या अब इसमें अगर प्रोफिशिएंट हो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। अब देखो, ये क्वेश्चन हम लोग अब है होता ही स्कूल की बुक्स में भी अब अवेलेबल है, पर आया एक्चुअली ये पहली बार कभी IIT में था ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, और बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑप्शंस थे, बहुत ईजी, अभी सॉल्व हो जाता और अपने आप भी होना चाहिए था ईजिली। हमें गिवन था कि 1 प्लस अल्फा एक्स में अल्फा को क्या ले लें ताकि कि जो एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन बने वो भी यही बन जाए। तो दो तरीके थे इसको सोचने के। एक तो ये था कि ये फंक्शन हमें ये गिवन है, एक बच्चा कहता कि क्यों ना एक काम करें कि इसका इन्वर्स फंक्शन पहले फाइंड कर लें। इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करें? हम यहाँ पे x निकाल लें। x कितना आ गया? सिंपली y माइनस 1/अल्फा। तो f इनवर्स x बन गया y इज इक्वल टू f इनवर्स x विच इज x माइनस 1/अल्फा। तो अब इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम, मतलब इसमें जो भी x डालो और इसमें जो भी x डालो सेम आंसर है। मतलब x माइनस 1/अल्फा और 1 प्लस अल्फा x एक्चुअली सेम होने चाहिए फॉर एवरी x। तो ये दोनों सेम होने के लिए बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट क्या थी कि दोनों सेम फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1/अल्फा। वहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? सिंपली अल्फा। इन दोनों को सेम होना चाहिए। बिल्कुल ही सिंपली यहाँ से -1/अल्फा कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट 1, इसको भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर 1 बना, तो हमारे माइंड में थॉट आया कि अल्फा प्लस माइनस 1 है, पर यहाँ से निकला कि अल्फा अकेला -1 है। तो हमारे काम का अल्फा क्या बना? अकेला -1। तो एक तरीका तो ये बिल्कुल सिंपल सा था कि हम लोग यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर दें और दोनों को आपस में दिखा दें कि देखो इक्वल फंक्शंस हैं तो सेम बनने चाहिए। तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पे होगा। दिस कुड हैव बीन वन वे। ऐसे करा 100% करेक्ट है। उतनी ही लॉजिकली एक और तरीका क्या था? बिल्कुल एक तरीका ये था, सेकेंड तरीका भी इसी क्वेश्चन में सोचो साथ में, और दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम इन सारे क्वेश्चंस को करके एक्चुअली अपने आप को थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऐसे सोचो, ये सारे क्वेश्चंस कर करके क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है कि बोलना कैसे होता है, क्या करना है क्वेश्चन में। तो अगर सोचो एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन अगर एफ एक्स ही है, अगर एफ एक्स एक तरीके से हो गया सॉल्व, तो एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन अगर सोचो कि फिर से एफ एक्स ही अगर है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स जब हम करते हैं उसका आंसर एक्स आता है। पर लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एफ इनवर्स एक्स है वो भी एफ एक्स ही है। इट मीन्स कि एफ ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो उसको एक्स आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो इसी क्वेश्चन को बोल पाने का एक ढंग ये भी बनता कि एक बच्चा बोले कि मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकाल देता हूँ। क्या होता है एफ ऑफ एफ एक्स? वो होता 1 प्लस अल्फा एफ एक्स, पर एफ एक्स खुद ही 1 प्लस अल्फा एक्स था। ये बना 1 प्लस सिंपली एफ ऑफ एफ एक्स बना दिया। ये क्या बना? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स।
और इसको बराबर होना चाहिए था x के। अब हमने सोचना था कि अल्फ़ा को क्या ले लें जिससे कि इस टर्म का आंसर किसी भी x की वैल्यू के लिए हमेशा x ही आए। तो अब यहाँ पे x है अकेला, यहाँ पे तो कांस्टेंट भी है, तो इस कांस्टेंट को क्या होना चाहिए? 0। तो कांस्टेंट 0 कब होगा? जब अल्फ़ा बराबर होगा -1 के, और अल्फ़ा को अगर -1 यहाँ डालो तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो यहाँ से आंसर अकेला x बचता। मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने के लिए यहाँ पे जो अल्फ़ा बने उसे -1 होना चाहिए। और इसी क्वेश्चन को बोल पाने का दिस वॉज एक्चुअली अनदर सेंस, और काम की बात है। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो सुना उसका क्या रिपरकशंस है, उसका क्या मतलब है। तो जो पॉइंट हमने अभी करा उसको एग्जैक्टली अब हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि जो सुना वो अप्लाई कैसे होना है, हमें वो भी साफ साफ नजर आए साथ साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी अब हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग करी बिल्ड, पर अभी पूरी तरह स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। जो फंक्शंस में हमने स्कूल के सिलेबस में अभी करा डील, ये इसने हमारे माइंड में एक इमेज बनाई कि फंक्शंस में एक्चुअली करना क्या है। हमने क्या क्या करा, 1 1 मैनी 1, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव वगैरह वो सब पॉइंट्स करे। उसके बाद फिर हमने कॉम्पोजिट फंक्शन का सेंस देखा और उस पर डिस्कशन करनी शुरू करी और एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि उसको डील कैसे करते हैं। फिर हम लोग एक स्टेप आगे गए, हमने इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन करा जो आज वाली क्लास में करा, और समझा हमने कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है और क्यों तभी एग्जिस्ट करता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इन सबको अपने माइंड में बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स की तरह ध्यान में रखो। तो अब नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली क्वेश्चंस का एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में बस क्वेश्चंस ही करने हैं, पूरी क्लास बस क्वेश्चंस आते रहेंगे, लाइन से उनको सॉल्व करोगे, हर तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। पर अब नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले, चाहे जो पिछली क्लासेस अभी हमने अटेंड करी उसमें कहीं भी अगर ब्लॉक हुए हो तो उसको फास्ट बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लो। पर नेक्स्ट क्लास में जो पूरी क्लास में सॉर्ट ऑफ टेस्ट की तरह चलेगी, उसके हर क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करना। अब थ्योरी कंप्लीट है।